नमस्कार, स्वागत है आपका एमएस टीवी में। मैं हूं अपूर्वा झा और आप देख रहे हैं रूबरू। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर एक प्रोग्राम में, हर एक शो में रूबरू होते हैं अपने किसी नए गेस्ट से। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं एक सीनियर होटेलियर, एक एजुकेटर हैं और साथ में नेशनल प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन हैं एसोसिएशन फॉर हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल्स एंड वेलफेयर ऑफ इंडिया। उनका नाम है प्रदीप कुमार चंडेल। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू सो मच। सर, आप एक होटेलियर हैं और आजकल जो टाइम चल रहा है और जितना तहस नहस मचा हुआ है दुनिया में, तो आपको क्या लगता है कि जो आपकी जो बिजनेस है और आप जिस इंडस्ट्री में हो, ये कैसे इम्पैक्ट हो रहा है? देखिए, आप शायद बात कर रही हैं गल्फ युद्ध के बारे में। जी जी, गल्फ युद्ध से डेफिनेटली हमें असर पड़ा है। कुछ समस्याएं आई हैं, जैसे कि डीजल है, पेट्रोल है, गैसेस है, बट वो कोई बहुत बड़ी मात्रा में नहीं है। जी। हमारे पास उनके ऑप्शंस हैं और वी आर डूइंग ग्रेट। अगर हम ये बात करें ये गल्फ युद्ध का हिंदुस्तान पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, जी, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारा जो बिजनेस है, जो बिजनेस अभी गल्फ में जा रहा था या जो बिजनेस यूरोप में जा रहा था, वो सबका सब बिजनेस इंडिया में आ जाएगा और कहीं ना कहीं इंडियन इंडस्ट्री इससे और ज़्यादा फ्लॉरिश होगी और ज़्यादा बिजनेस हमारा बढ़ेगा, क्योंकि बड़ी मात्रा में लोग शॉपिंग के लिए, बिजनेस के लिए और चीज़ों के लिए गल्फ में जाया करते हैं। जी। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का फ्यूचर टूरिज्म का बहुत अच्छा है। आपने बहुत ही पॉजिटिव साइड बताई है और एक लॉन्ग रन में देखा जाए तो सही इम्पैक्ट जो पड़ना है वो आप बता रहे हैं। लेकिन जब ऐसी कोई भी चीजें होती हैं, ऐसी कोई भी घटनाएं शुरू होती हैं जब होनी, तो एक पैनिक की स्टेट हो जाती है, चाहे वो जनता के बीच में हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में हो, या फिर देश के अंदर एक पैनिक स्टेट हो जाता है जो कुछ लोग क्रिएट करते हैं, कुछ एलिमेंट्स क्रिएट करते हैं। तो आपको क्या लगता है इस चीज से ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं चीजें कि और खराब होने के चांसेस रहते हैं? देखिए, इससे पहले भी हम लोगों ने एक बार चर्चा करी थी फेक न्यूज के ऊपर। एग्जैक्टली। और आप जानते हो कि मैक्सिमम अगर आप चीजें देखोगे तो आपको लोगों को पैनिक करने के लिए जी। उसको कैसे हम अपने फायदे के लिए यूटिलाइज करें, इसलिए इस तरह की फेक न्यूज डाली जाती है। जैसे कि सोना सस्ता होने वाला है, रियल एस्टेट गिरने वाला है, या और बहुत सारी चीजें। मैं एक दिन की बात आपको बता रहा हूँ, 12:30-1 बजे की बात है जी। और उसमें एक न्यूज चल रही थी कि कल सुबह जो है पाकिस्तान नक्शे में नहीं रहेगा। सुबह देखा तो कुछ भी नहीं था जी। तो बहुत ज्यादा लोग अपने आप की रेटिंग्स बढ़ाने के लिए, चीजों को बढ़ाने के लिए फेक न्यूज देते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि फेक न्यूज से बचिए, इसमें सच्चाई नहीं है जी, ये सच नहीं है। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल सच है कि गल्फ इंडस्ट्रीज के या गल्फ कंट्रीज के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। क्योंकि क्या होता है, जैसे ही युद्ध चालू होता है और जहाँ जहाँ युद्ध होने की संभावनाएं होती है, वो एम्बेसी, वो उस देश का जो एम्बेसी है वो वहाँ पर एडवाइजरी जारी कर देता है कि आप उन कंट्रीज में ना जाएं। तो इस वजह से लोग वहाँ पर नहीं जाते। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज जो है वो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये टेररिस्ट कंट्रीज हैं और ये सेफ नहीं है जी। तो ये बहुत बड़ी मात्रा में फेक न्यूज होती है। ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई हमारे पास में गैस का ऐसा कोई संकट है, ना हमारे पास में कोई पेट्रोल का ऐसा संकट है। लोग उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप पैनिकी हो गए तो जो सिलेंडर 900 रुपए का वो 3000 रुपए में बिकना चालू हो गया। बिल्कुल। या पेट्रोल जो है लोग देख ही नहीं रहे, कम मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, फटाफट ले लो। तो लोगों को पैनिक किया जाता है, इतनी बड़ी समस्या नहीं है। बिल्कुल। तो जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद इंडस्ट्री में हैं जी, तो जो होटल मैनेजमेंट की जो स्टूडेंट्स अब पढ़ाई करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि पहले के हिसाब से जो अब की एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि यू आर आल्सो एन एजुकेटर, तो उसमें चेंजेस आई हैं
ओवरऑल जो होता है कि सिलेबस चेंजेस होती हैं, एक्सपोजर चेंज होते हैं, अलग तरीके से पढ़ाई जाती है चीज़ों को, क्या चेंजेस आई हैं पहले में और आज की होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई में? देखो, मैं दो विषय पे बात करता हूँ। जी, पहले इन जनरल शिक्षा के ऊपर बात करूंगा, जी, बिल्कुल, फिर होटल मैनेजमेंट के बात। बिल्कुल। आज जो दी जाने वाली शिक्षा है, वो शिक्षा कहीं ना कहीं हमारे जीवन के लिए उपयोगी नहीं है। जी, कहीं ना कहीं वो क्वालिटी एजुकेशन का हिस्सा नहीं, जी, मुझे ऐसा लगता है। टोटल, आई एम टॉकिंग अबाउट टोटल एजुकेशन। देखिए, मेरे साथ में कोई 15-18 वाइस चांसलर जी, जुड़े हुए हैं। मैं जिनको अक्सर बोलता हूँ कि तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम बहुत पुअर है, बहुत खराब है, जी, इसको सुधारने की जरूरत है। जी, होता क्या है कि यदि कोई भी स्टूडेंट, अगर वो अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानता, अपने गुरुजन की बात नहीं मानता, अपनी सोसाइटी को रिस्पेक्ट नहीं करता, इसका मतलब उसका एजुकेशन यूजलेस है, बिल्कुल, क्योंकि वो सुनता नहीं है। दूसरी चीजें, वो उसके अगेंस्ट में चलता है, जो डिस्ट्रॉइंग एलिमेंट्स है उनके साथ में जुड़ जाता है, जी, फ्रेंड्स के साथ में, फीमेल फ्रेंड्स के साथ में, पब्स और ये जितने भी जो उनको नुकसान पूरा पहुंचाने वाले एलिमेंट्स है। जी, तो कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब और पुअर हो चुका है। उसकी वजह है कि हमारे खुद के टीचर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भूल गए। सही, दे आर नॉट जस्टिफाइंग विद द एजुकेशन सिस्टम, दे आर सिंपली टीचर्स। थ्रू बुक दे हैव गेट द नॉलेज थ्रू बुक्स एंड दे आर डिलीवरिंग थ्रू बुक्स, या दे आर क्या नॉट मास्टर्स। जी, कह सकते हैं कि किताबी ज्ञान तो मिल रहा है लेकिन वैल्यू सिस्टम में कुछ चेंज नहीं आ रहा। जी जी। जी, अब हम करते हैं होटल मैनेजमेंट की बात। जी, देखिए, होटल मैनेजमेंट इटसेल्फ जो है वो एक 24 घंटे वाला काम है, बहुत राइट, डेडिकेटेड काम है। इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ आवर्स काम करने पड़ते हैं। यहाँ पर वीआईपीज मूवमेंट्स होता है, फिल्म स्टार मूवमेंट्स होता है, यहाँ पर फेस्टिवल्स होते हैं। तो समय समय पर आपको, जो और जगह पर जिस तरीके से आपको वर्किंग होता है, वो होटल इंडस्ट्री में नहीं होता है। जी, तो कहीं ना कहीं काम का प्रेशर हमारे ऊपर रहता है। और जो पहले की जनरेशन थी, वो जितना काम कर रही थी 15-18 घंटे, जी, अब ये उतना काम नहीं कर पा रहे हैं। जी, तो कहीं ना कहीं तो क्वालिटी सफर करती है। दूसरी, जो होटल्स का जो स्टैंडर्ड है, जी, वो ड्रिप होता जा रहा है, बिकॉज क्वालिटी सर्विस नहीं मिल रही है, क्वालिटी चीजें नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं गेस्ट को जो जिस टाइप की जिसको बोलते हैं क्रिस्पनेस, बोलते हैं क्रिस्पनेस, जी, जो आर्मी में मिलती हो, ड्रेसेस में, बैचेस में, वो हम लोग खो रहे हैं। अब वो बात नहीं रही होटल इंडस्ट्री। अगर आपको होटल इंडस्ट्री में आना है तो पहले से तय कर लीजिए, 15-18 घंटे काम करना पड़ेगा, आपको छुट्टियां भी नहीं मिलेंगी और आपको कम सैलरी में भी काम करना है। लेकिन जो होटल इंडस्ट्री देती है, वो दूसरी कोई इंडस्ट्री दे नहीं सकती। देखिए, आप एक से एक अच्छे वीआईपी से, एक से अच्छे लोगों के साथ में मिलते हैं, जी, आपके फॉरेन जाने के चांस बहुत होते हैं, आपको बहुत जल्दी प्रमोशंस मिलता है, आपका सैलरी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा मिलता है, और आपको वर्ल्ड घूमने का मौका मिलता है। एक से अच्छे फिल्म स्टार हैं, पॉलिटिशियन हैं, स्पोर्ट्स हैं, अच्छे से अच्छे लोगों को मिलने का मौका मिलता है। जी, तो अगर देखा जाए तो तरक्की के बहुत ज़्यादा चांस हैं, पर जो लोग मेहनती नहीं हैं, जो काम नहीं करना चाह रहे, जिनमें पेशेंस नहीं है, उनके लिए इंडस्ट्री नहीं सुटेबल। आपने बात की काफी लॉन्ग वर्किंग आवर्स भी रहता है इस जी, फील्ड में, जी, लेकिन इतने सालों से लड़ाइयाँ तो यही है कि वर्किंग आवर्स हमें कम चाहिए, कम करवाओ हमारी, और हम कम काम करना चाहते हैं। हाँ। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा भी आज, मैं एक काफ़ी सालों से लड़ाई लड़ रहा हूँ इसी समय को लेकर, कुछ स्टाइफंड्स को लेकर और कुछ सैलरीज को लेकर। मैं जी, एक काफ़ी लंबे टाइम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और टूरिज्म मिनिस्ट्री से लड़ाई लड़ रहा हूँ कि इस कल्चर में थोड़ा सा बदलाव लाया जाए। जी, उसकी वजह ये नहीं है कि हम अपनी इंडस्ट्री में बदलाव लाना चाहते हैं, उसकी वजह ये है कि पहले हमारा संयुक्त परिवार होता था। जी, तो अगर हम पूरी रात रात भी घर से बाहर रहे तो हमारे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। मेरी ग्रैंड मदर होती थी, मेरी मदर होती थी, मेरी भाभी होती, तो घर में बहुत सारे लोग होते थे। जी, पर आज स्थिति बदल गई। आज छोटे छोटे परिवार है, हस्बैंड वाइफ, बच्चे हैं,
तो अगर 15-18 घंटे एक लड़का काम करता है जी तो कहीं ना कहीं उसकी फैमिली डिस्टर्ब होती है। जी इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला कि होटल इंडस्ट्री में आना है तो आप सोच समझ के आइए। पहले ये कल्चर को इतनी आसानी से बदला नहीं जा सकता है, जी लेकिन इसमें बदलाव की जरूरत इसलिए है कि एक छोटी बच्ची है, उसकी वाइफ है, वो अकेली है, तो कहीं ना कहीं उनको उसकी जरूरत है। तो कहीं ना कहीं इस समय में थोड़ा बदलाव करने की आवश्यकता है। थोड़ा सैलरी भी बेटर होना चाहिए, थोड़ा एनवायरनमेंट भी चेंज होना चाहिए, लेकिन इन शॉर्ट इंडस्ट्री की ये रिक्वायरमेंट है। जी टूरिज्म बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और मैं ये बोलूंगी इससे रेवेन्यू बहुत जनरेट होता है जी। अगर बात करें तो आपको क्या लगता है सरकार को कैसे काम करना चाहिए हमारे यहाँ इंडिया में टूरिज्म को और बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि द मोर फुटफॉल द मोर अर्निंग। देखो, मेरे को बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मैं पिछले 3 टूरिज्म मिनिस्टर्स को देख रहा हूँ, उनके वर्किंग पैटर्न को देख रहा हूँ। जी कोरोना से पहले श्रीमान प्रहलाद पटेल साहब थे जो कि टूरिज्म मिनिस्टर थे। शायद उनको टूरिज्म के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, जी वो टूरिज्म के साथ कोई भी इंसाफ नहीं कर सके। अच्छा उसके बाद दूसरे नंबर के टूरिज्म मिनिस्टर थे जिनका नाम था मिस्टर जी.के. सेठी। वो भी पार्टी के कामों में बिजी रहे, फिर उनके दौरान कोरोना भी आ गया, वो भी टूरिज्म के साथ में कोई अच्छा न्याय नहीं कर सके। जी अभी तीसरे मिनिस्टर आए हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। शायद वो थोड़ा बहुत होटल इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं, मगर फिर भी आपको जान के ताज्जुब होगा, होटल इंडस्ट्री जो टूरिज्म है, जिस टूरिज्म की हम बात करें, एक्चुअल में है क्या? हमारे हजारों लाखों होटल्स हैं, वो रेवेन्यू अर्न करके देते हैं, जी वो जीडीपी का 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देते हैं। जी बदले में हमारा कोई भी कैंडिडेट उस मिनिस्ट्री में होता नहीं है। हमें हमारी मिनिस्ट्री होनी चाहिए, हमारी खुद की होटल मिनिस्ट्री होनी चाहिए। टूरिज्म में क्या है बताइए ना? टूरिज्म में टूरिस्ट आता है, लाल किला देखता है, चला जाता है, क्या रेवेन्यू मिलता है उसको? जी एक्चुअल हमारा आदमी जी एयरपोर्ट में गेस्ट को रिसीव करने जाता है, हमारा आदमी उसकी अटैची उठाता है, हमारा आदमी उसको रिसेप्शन में अटेंड करता है, हमारा आदमी उसको खाना खिलाता है। हमारी इंडस्ट्री 10% ऑफ जीडीपी के देते, बदले में हमको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। जी आपको जान को ताज्जुब होगा, हमारा एक भी मेंबर टूरिज्म में नहीं है। दूसरी बात है, चलो कोई बात नहीं, जो है वो सा है, उनको इस विषय की नॉलेज भी तो नहीं है। जी भाई, अगर एक व्यक्ति टूरिज्म मिनिस्टर है या टूरिज्म के अंदर डीजी है या आईपीएस जो भी है, कम से कम उसको उस सब्जेक्ट की नॉलेज तो होनी चाहिए। जी तो दुख का दूसरा विषय ये कि उनको कोई नॉलेज नहीं होती, और ये इंडस्ट्री को रन करना इतना आसान नहीं, इसके लिए खुद के एक्सपर्ट होना चाहिए। जी बिल्कुल अगर मान लीजिए, अगर टूरिज्म में एमडी है तो एमडी हमारे होटल इंडस्ट्री का होना चाहिए, जी डायरेक्टर है तो हमारे होटल इंडस्ट्री का होना चाहिए, वो दूसरी इंडस्ट्री का हमारे लिए सुटेबल नहीं है। आईएएस अफसर ठीक है, दे आर गुड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, बट दे आर नॉट सुटेबल फॉर द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू मी। जी जहाँ मैं बहुत डिफर करता हूँ, मैं जी लिखता भी हूँ, कोशिश भी करता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ एक ऐसी लॉबी है जो इन सबको आने नहीं देती। जी you are national president and chairman of Association of Hospitality Professionals and Welfare of India। जी, इसके बारे में देखिए, हमारा ऑर्गेनाइजेशन 2-3 मुद्दों पे काम करता है। बताएं। जी पहला, हमारा ऑर्गेनाइजेशन गरीब बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करता है, उनको एजुकेट करने की कोशिश करता है, जी क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। बिल्कुल तो उसके लिए हमारे पास में हॉस्पिटैलिटी की पाठशाला है, जी जिसमें हम बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते हैं और उसको बहुत इजी तरीके से पढ़ाया जा सकता है। बहुत आसान तरीका है, ऑनलाइन से पढ़ाई होती है, बहुत कम फीस होती है उसको, और हमारे वर्ल्ड क्लास मेंटर हैं ऑल ओवर इंडिया से। जी दूसरी चीज जो मैंने बहुत बड़ी समस्या देखी थी, वो देखी थी हमारे यंगस्टर के पास में स्टेबिलिटी नहीं थी। तो हम लोग स्टेबिलिटी के ऊपर बहुत काम करते हैं। हम ओनर्स को भी समझाने की कोशिश करते हैं, मैनेजर्स को भी समझाने की कोशिश करते हैं कि आप एक जगह पर लॉन्ग टाइम काम करें। जी देखिए, ऐसा क्यों है मैं बता देता हूँ आपको। थोड़ी देर के लिए एक मैनेजर को जॉब मिलता है गोवा में, जी अब वो अपना पूरा सामान लेके गोवा में जाता है। जी
सब कुछ शिफ्ट करता है, 2-3 महीने में बच्चों के एडमिशन लेता है, जी, किचन सेट करता है, चौथे महीने उसको पता लगता है कि उसको नौकरी से निकाल दिया गया या उसने नौकरी छोड़ दी। जी, तो विच इज अ वेरी अनएथिकल प्रैक्टिस फॉर हिम। जी, एक तो उसको अपने बच्चों के सामने, वाइफ के सामने ह्यूमिलेट होना पड़ता है, दूसरी चीज उसका पैसा लॉस होता है, तीसरी चीज मेंटली वो डिस्टर्ब होता है, जी, चौथी बात है ये अनएथिकली बिल्कुल गलत है। अगर किसी मैनेजर को आप रख रहे हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि उसका पूरा बच्चों का पढ़ाई का जो सेमेस्टर कंप्लीट हो उसके बाद उसको आप जाने के लिए बोले। जी, और उससे भी ज्यादा बेहतर है कि आप कोई इंक्वायरी बैठा ले जिसमें जस्टिफाई करे कि उसको निकालना है कि नहीं निकालना। जी, तो इंडिया में ये बहुत अनएथिकल प्रैक्टिस होती है, वो दूसरे दिन बोले चले जाए, वैसा होना नहीं चाहिए। जी, बिल्कुल, तो स्टेबिलिटी के लिए मैंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। तीसरी चीज ये थी कि हमारे यहाँ पे क्या होता है कि 50 इयर्स का जैसे ही मैनेजर हो गया तो बोलते हैं आई एम सॉरी, यू आर नॉट सुटेबल, यू आर ओवर एज, यू आर दिस एंड दैट। अब सवाल पैदा होता है 50 साल की उम्र में वो मैनेजर कहाँ जाए, जी, क्या करेगा? जी, अगर आप उसके लिए कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट नहीं ढूंढने के तो फिर वो कहाँ जाएगा बताइए? उसने 25 साल नौकरी करी है, अब क्या करेगा? मिनिमम 15 साल क्या करेगा? उसको कोई पेंशन भी नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिस भी बड़ी बहुत अनएथिकल प्रैक्टिस है, क्योंकि आपके उसके एक्सपीरियंस को यूज करना है, जी, उसकी यंगनेस को यूज नहीं करना है। Exactly. यंगनेस के लिए रिसेप्शनिस्ट है, जी, जीआरई है, उसको दिमाग से काम लेना है, उतने बड़े शिप को रन करना है, जी, तो उसके एक्सपीरियंस की ज्यादा जरूरत है। और ये इस वजह से हमारी इंडस्ट्री में बहुत डिसबैलेंसिंग हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि जो हमारा अनुभव है, जो हमारी जानकारी है, हम कम टाइम में बिजनेस को अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता होता है हर जगह हमने काम किया होता है। जी, तो वो यंगस्टर को पता नहीं, एक तो स्टेबिलिटी भी चली गई, जी, दूसरी हमारी जॉब भी चली गई, जी, तो कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री पूरी की पूरी डिसबैलेंस हो जाती है। तो हम एसोसिएशन के अंदर बच्चों को एजुकेट करते हैं, यंगस्टर को स्टेबिलिटी के लिए समझाते हैं, ओनर के साथ भी बात करते हैं, और लास्ट में अपने सीनियर्स वेटरन्स को काम देने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हम अपनी इंडस्ट्री को बैलेंस करने की बहुत कोशिश खूबसूरत। मुझे लगता है आप अपने इस एसोसिएशन के जरिए करते हैं। बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि काफी लोग इससे हेल्प, लोगों तक पहुंची होगी इससे हेल्प। मैं आपको एक बात और शेयर करना चाहता बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल। Our voice has been recognized by the PMO, ओह, ग्रेट। and whatever suggestion we give it to the PMO, जी, that has been accepted by the government of India. ग्रेट। आई मीन और इट्स अ ग्रेट पीस ऑफ वर्क। ये जो चीजें हैं, देखिए क्या है, हमेशा अभी जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में 4 लेबर कोड्स आए, जी, the codes are very good, या, but they should be properly applicable by the states. एग्जैक्टली, That's the our duty. अगर वो उनको अच्छी तरीके से उनका पालन नहीं किया गया जी, तो फिर कोई फायदा नहीं। बिल्कुल, अभी मान लीजिए पहले एक मेल की सैलरी 20,000 थी, एक फीमेल की सैलरी 12,000 थी। जी, यूकल जनरल का मतलब क्या होता है, आपको भी 20,000 सैलरी मिलनी चाहिए, जी, आपको भी उतना मौका मिलना चाहिए। पहले ऐसा बोलता नहीं, आदमी ज्यादा काम करता है, औरत कम काम करती, इसलिए उसको कम जी। तनख्वाह दिए। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा चीज है जो 4 लेबर कोड्स आए हैं। जी, दूसरी चीज जो उसमें सबसे अच्छी चीज है कि आपका जो वेजेस था 10-12 से अभी 20,000 से लेके 25,000 के बीच में स्किल अनस्किल्ड के हिसाब से हो गया, जी, तो उनकी सैलरी में थोड़ा सा इजाफा आ गया। तीसरी चीज ये है कि उनको थोड़ी स्टेबिलिटी गवर्नमेंट ने देने की कोशिश करी है। जी, जो लेबर्स काम करती थी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, बोथ लेबर्स आर सेम, देयर सैलरी हैज टू बी सेम, एग्जैक्टली, देयर पर्क्स हैज टू बी सेम, उनको भी साल में ग्रेजुटी मिलेगा। ये एक और अच्छी चीज गवर्नमेंट ने की है। तो ऐसे कई चीजें गवर्नमेंट ने बदलाव लाए, लेकिन समस्या है क्या वो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेड हो पाएंगे ग्राउंड में, क्या उनको राज्य सरकारें उतनी प्राथमिकता देंगी, ये मेरा बहुत बड़ा प्रश्न है। जी, बाकी लेबर कोड्स बहुत अच्छे हैं। जी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जी, जय हिंद, जय भारत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थी आज की बातचीत मिस्टर प्रदीप कुमार चंडेल के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी बातचीत काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हेल्पफुल ज़रूर रहा होगा। तो चलिए, और भी ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए MS TV। मैं हूँ अपूर्वा झा। धन्यवाद।